तो बच्चों वहाँ पर वो वीडियो वहीं पर क्लोज़ हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से हमको क्या करना है कि बहुत से ऐसे अनुदाहरण यानी अवलोकन और तर्कों के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तन में लाया जा सकता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा कन्वर्टेड टू गतिज ऊर्जा। ठीक, जैसे अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको हमने अभी पिछले वीडियो में ही देखा था। आइए इसे एक एक्टिविटी के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर बच्चों आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है और साथ में एक टेबल दी गई हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसे समझना है। देखिए, 30 किलोग्राम की कोई पिंड है, वो 5 मीटर से ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जा रहा है। निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, जी का मान भी दिया हुआ है 9.58 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गति के समीकरण की सहायता से हमें भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर वेग को ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर पिंड की ऊंचाई दी गई। मान लीजिए कोई पिंड ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर स्थित है, फिर वो 4 पर है, फिर 3 पर है, फिर 2 पर है। तो वस्तु का वेग विभिन्न ऊंचाइयों से, यहाँ पर जो ऊंचाई देख रहे हैं उसमें निकालना है आपको। ये स्थितिज ऊर्जा इक्वल mgh, गतिज ऊर्जा ई के बराबर हाफ mv²। फिर यहाँ पर आपको कुल ऊर्जा निकालना है, यानी EP प्लस ई के आपको यहाँ पर इक्वल करना है। तो इसको आप समझ लीजिए, ताकि आप एक मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट को आप करिएगा होमवर्क में, और होमवर्क में फिल करके भेजिएगा। देखिए, यहाँ पर है पहला, वस्तु का वेग। यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न ऊंचाइयों से वेग तो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि वस्तु क्या है, 5 मीटर पर अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, स्थित है। ठीक है ना। तो वस्तु का वेग विभिन्न ऊंचाइयों से यहाँ पर हम ले लेंगे 0। ठीक, इसको समझते हैं। इसको मान लीजिए आप A, B, C और D, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 5, 4, 3, 2। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0। ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए ए पर अगर आप जाते हैं बच्चों ए पर, तो ए पर h बराबर क्या है, h बराबर है 5 मीटर। ए पर h कितनी ऊंचाई हमारी, 5 मीटर। ठीक है ना। और m का मान क्या है, m बराबर 30, देखिए यहाँ पर दिया है 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। ठीक, इसको समझ लीजिएगा, m बराबर 30 किलोग्राम। v यहाँ पर अभी हमने देखा है 0 है, स्थित है। ठीक, और हमको ई के, हमारी यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ये भी 0 होगी, क्योंकि वस्तु अभी स्थित है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए स्थित ऊर्जा निकालेंगे, इक्वल mgh। तो बहुत इजी है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो E इक्वल mgh, स्थितिज ऊर्जा को P मान लेते हैं, फिर इक्वल mgh। इसको देख रहे हैं ना, m का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 इंटू, अब g का मान दिया हुआ है, देखिए बुक में आपके 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 9.8, और h का मान ऊंचाई 5 मीटर। ठीक, देखिए ये हमारा दिया हुआ है। तो अगर अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1470 जूल। ठीक है ना। ये तो हमारी क्या निकल गई बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। तो अब यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया हमारा, स्थितिज ऊर्जा का मान 1470 जूल। ठीक, अब जैसे इसको ले सकते हैं, इजी पड़ेगा, जूल। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है इस टेबल में बच्चों, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या थी, पहले भी 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर हमारी क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकालना हमें, कुल ऊर्जा। यानी अगर आप इसको दोनों को जोड़ देंगे, EP प्लस ई के, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो अगर आपने इसको इक्वल कर दिया यहाँ पर, तो प्लस इसमें 0 करने, 0 ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 147 प्लस 0 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 147 जूल।
147 जूल। ठीक, ये देखिए एक टेबल आपने इजी वे में इसको निकाल लिया। अब हम अगर पॉइंट बी पर आते हैं, फोर्थ पर, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, पॉइंट बी यानी फोर्थ पर एक इसको आप देख सकते हैं। फिर आप बाद में 3 और 2 को आप क्या करेंगे, होमवर्क में फिल करके सेंड करेंगे, होमवर्क में फिल करके इसको सेंड करेंगे। तो 4 पॉइंट पर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। बी पर, ये तो अभी हमने ए पर देखा था, अब यहाँ पर बी पर देखते हैं। ये बी पर तो एच कितना है बच्चों, एच है हमारा 4 मीटर। ठीक है ना, कितना है एच हमारा 4 मीटर। और किलोग्राम यानी एम कितना है बच्चों, 30 किलोग्राम। 30 ही किलोग्राम रहेगा ना, ये हमारा कितना है 30 किलोग्राम। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको 30 किलोग्राम है ना। अब हमको यहाँ पर निकालना है, तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए बी पॉइंट पर क्या था कि एच बराबर 4 मीटर है, एम बराबर 30 किलोग्राम है। ठीक है ना, अब हमको इसको क्या निकालना है, इसकी स्थिति ऊर्जा अगर हमको निकालनी है तो हम किससे निकालेंगे बच्चों, गति के तृतीय नियम से। ठीक है ना, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है ना, एक जगह पे यहाँ क्या लेंगे बच्चों, GS। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें वी स्क्वायर बराबर यू, तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 था। ठीक है ना, 0 हो जाएगा प्लस 2, जी का मान दिया हुआ है बच्चों, जी का मान यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो 2 इंटू 9.8। ठीक, अब यहाँ पर एस दिया हुआ है ना, एस यानी तय की गई दूरी, एस में तय की गई दूरी तो 4 से आ रहा है बच्चों, 5 मीटर से 4 मीटर पर आया तो उसने कितने मीटर की दूरी तय की गई, 1 मीटर की, तो इंटू 1। क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोग को। अब यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर, देखिए 0, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर बराबर इधर, क्योंकि 0 यहाँ पर प्लस, हाँ इसको इससे क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर बराबर 19.6। इसको 1 से मल्टीप्लाई 98.8, फिर इसको 2 से करेंगे 19.6। ठीक है ना, ये आया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको में क्या करेंगे, अरे यहाँ पे इसका मान, सॉरी ये 0 है, स्क्वायर नहीं करेंगे इसको। ठीक, यू स्क्वायर का, अब यहाँ पर बच्चों अगर आप देखिएगा तो वी स्क्वायर का मान कितना आएगा, 19.6। ठीक है, इसका कितना आएगा बच्चों, 19.6। आप इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, v बराबर अंडर रूट 19.6। देखिए ये आया हमारे पास v का मान। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसका स्थिति ऊर्जा यानी कि हमारा जो वेग आ गया, वो वस्तु का वेग विभिन्न ऊंचाइयों से वो कितना आया, अंडर रूट 19.6। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 19.6। देखिए ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई है इसकी। ठीक है, अब अंडर रूट का मान भी आप इसको हटा सकते हैं, अंडर रूट का मान। तो अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, देखिए अंडर रूट का मान आप इसको लेंगे तो वर्गमूल का मान निकालने के लिए अगर हम इसको जाएंगे तो 4 चौक 16 यानी 4.43 आएगा समथिंग, 4.43। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये आया। फिर हमको क्या निकालना है, स्थिति ऊर्जा इक्वल टू mgh, यहाँ पर निकालना है इक्वल टू mgh। इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे पास है EP इक्वल, कैसे लेंगे बच्चों, mgh फार्मूले से। m का मान क्या था बच्चों हमारे पास 30, 19.8 इंटू h कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, और सबको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा, करते करते 1176 जूल। ठीक, ये आया हमारा EP यानी स्थिति ऊर्जा। तो अब यहाँ पर आप इसको, स्थिति ऊर्जा का मान कितना आया है 1176 जूल। एक बार आप 1176 जूल। ठीक, एक बार आप इसे बच्चे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर देखते हैं ई के फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। हमारे पास है ना कि यानी कि इसी पे ई के इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ई के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास मान है हाफ इंटू 3, एम का मान क्या रखेंगे 30 किलोग्राम, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का मान यहाँ पर अंडर रूट हटा सकते हैं, इसको स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो 19.6। ठीक, फिर अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से 2 को 15 करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 294 जूल। देखिए ये दोनों आ गया अब आप लोगों का। अब आप अगर इसको और इसको देखिए, अब हमको क्या निकालनी है यहाँ पर, स्थित ऊर्जा प्लस ई के, यानी कि यांत्रिक कुल टोटल निकालनी ना एनर्जी ई के, यानी यांत्रिक ऊर्जा, स्थित ऊर्जा प्लस हमको क्या करना, गतिज ऊर्जा, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1176 प्लस 294। ठीक है, देखिए आया 1176 प्लस 294। तो इसका कितनी वैल्यूज़ आएगी बच्चों, हमारी कितनी वैल्यूज़ है, इसको जोड़ के बताइए, जोड़ के देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यूज़ आ रही 147 जूल। देखिए यहाँ पर इससे पहले भी आई थी ना 147 जूल, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी निकली हमारी, 294 जूल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, कुल ऊर्जा जोड़ेंगे ना, तो 1176 प्लस 294 करने पर कितना आ रहा है, 147 जूल। देखिए ऊपर भी इसकी ऊर्जा और नीचे देखिए इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही नहीं, इसी तरीके से इन दोनों का भी इक्वल होगा, यानी कि 1470 जूल इसकी भी आएगी बच्चों, 1470 जूल इसकी भी, इन दोनों की आएगी। यानी कि ऊर्जा जो है वो उसकी वैल्यूज, ये नहीं कि गति, अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए घट रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ स्थितिज ऊर्जा का मान कम हुआ है ना, और यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा 0 से यहाँ पर बढ़ी हुई है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो स्थित ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, लेकिन दोनों का योग एडिशन करने पर इक्वल एनर्जी आनी चाहिए, ऊर्जा हमारी इक्वल आएगी। तो इन दोनों को बच्चों आपको फिल करना है, जैसे मैंने सिखाया इस तरीके से फिल करके इसको न्यूमेरिकल फॉर्म पे आपको होमवर्क में सेंड करना है। ठीक है, देखिए दो तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया, आगे कि आप उसको अच्छे से करके बच्चों फिल करके सेंड करिएगा। देखिए ऊपर दिए गए क्रियाकलाप के निष्कर्ष को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती। अभी दो में भी हमने करके देखा था टेबल में, तो देखा कि इसमें दोनों में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी नियत रहती है, यानी कांस्टेंट है। ये नहीं कि ऊपर स्थित ऊर्जा का मान जो है वो ऊपर ज़्यादा नीचे आते थे कम हो गया, ऐसा नहीं है। जो पिंड की स्थिति में जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है बच्चों वो नियत रहती है। फिर है, यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता, तो क्या देखिए अगर ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता तो कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप धनुष है आपके हाथ में, आपने उसको तीर खींच के रखा हुआ अगर है, तो जब तक जैसे धनुष है मेरे बच्चों, उसका आप डोरी से खींचते हैं ना तीर को, ताकि तीर कस जाती है तो वहाँ पर जो स्थित ऊर्जा है वहाँ पर वो सिक्योर होती है, स्टोर हो गई। लेकिन जैसे ही तीर आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता, अगर वो तीर जो वो गतिशील ही नहीं हो पाती, यानी मूव ही नहीं कर पाती, अगर ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती तो बगैर ऊर्जा के रूपांतरण के बच्चों कार्य कर पाना ही संभव नहीं था, वर्क ही नहीं होता। और एक मत के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण बिना जीवन के संभव नहीं हो पाता। क्या आप इससे सहमत हैं? अब आप खुद सोचिए कि अगर लाइफ है तभी
मतलब कि एक मत के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना, अगर ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती तो क्या इसके बिना जीवन चल पाता? जीवन का चलना संभव नहीं था। जैसे आप सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, जब सौर ऊर्जा नीचे आती है, मान लीजिए प्रकाश फोटोसिंथेसिस में, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? हमारे हर चीज़ों में केमिकल रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्या होता? वो उससे जीवन चल ही नहीं पाता, यानी कि बगैर ऊर्जा के रूपांतरण के बच्चों लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। तो इससे आप भी सोचिएगा, ये आपके लिए है कि विचार विमर्श करें, कभी आप अपने बड़ों से, पेरेंट्स से इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि स्कूल खुल रहा है तो आप अपने जो है डाउट्स को उसको रखिए, फिर टीचर से, हमसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बगैर किसी भी ऊर्जा के रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि समूह में करें, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है बच्चों, जैसे कि एम द्रव्यमान की एक व्यक्ति 10 मीटर की ऊंचाई से पानी में कूदता है। चित्र क्रमांक 8 यहाँ पर दिया हुआ है ना, बुक में देखिए दिया है ना बच्चों, कि वो जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई से कूद रहा है। एक व्यक्ति 10 मीटर की ऊंचाई से पानी में कूदता है, ठीक है ना। फिर है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का उपयोग कर व्यक्ति का वेग ज्ञात करें जब पानी की सतह 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? क्या करना है बच्चों कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग कर व्यक्ति का वेग ज्ञात करें जब वो पानी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई, जब वो पानी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसका क्या करना है? वेग को ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर आप इसको कर सकते हैं होमवर्क में तो करके सेंड करिएगा, नहीं तो फिर मैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम जाएगी तो मैं फिर इसको आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये भी आपके होमवर्क में है कि पहले तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। 10 मीटर पर v1 जो है, मान लीजिए यहाँ पर वेग हमारा 0 होगा, ठीक है ना, वेग हमारा 0 होगा, और 5 मीटर पर यहाँ पर आएगा तो यहाँ यहीं पर हमको दूसरा वेग हमको ज्ञात करना है। तो ए पर कुल ऊर्जा बराबर क्या, मान लीजिए बी पर कुल ऊर्जा, तो mgh1 प्लस हाफ mv² ए इक्वल के बराबर mgh2 प्लस हाफ mv2²। ठीक, अब इसको मैंने इतने हिंट पे दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको करिएगा बच्चों, करके नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इसको आपको बता दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा शक्ति यानी पावर, इसको देख लेते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट इसको पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं हम लोगों का लेसन ख़त्म होने में थोड़ा सा है। तो बच्चों इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, नहीं तो भी ये आपको प्रॉब्लम जाएगी, फिर आपको लगेगा ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पावर को यानी शक्ति को हम लोग पढ़ेंगे, और जो होमवर्क दिया गया बच्चों उसको अच्छे से क्लियर करके भेजिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आप लोग के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, और आप जिन स्टूडेंट ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है उन सबको के लिए बहुत अच्छा बच्चों, इससे आपकी स्टडी को अच्छा सा प्रोग्रेस मिलेगा। और आप क्या करेंगे, अपने इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपने रीड किया, पढ़ा लेसन को, तो आपने अच्छे से इसको किया, और बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। बच्चों ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि इस साल जिस तरीके से क्लासेस रन नहीं कर पा रही हैं बच्चों, कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनकी वजह से क्लासेस का रन कर पाना मुश्किल है।